तो हमारा हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो 3 चरणों में हुआ है। एक तो प्राचीन, एक मध्य और एक आधुनिक। ठीक है, प्राचीन में आपकी क्या आती है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, और मध्यकालीन में आती है आपकी पाली प्राकृत अपभ्रंश, जिसे क्या कहते हैं, पाली को कहते हैं प्रथम प्राकृत और इसे कहते हैं द्वितीय प्राकृत, और अपभ्रंश को कहते हैं तृतीय प्राकृत। ठीक है, और अपभ्रंश के बाद सीधा 1000 ईस्वी से हिंदी का प्रचलन शुरू हो गया। अब वही बात है, पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर हिंदी आई। तो भाई हिंदी की आदि जननी कौन है, संस्कृत है, और हिंदी की जननी, ये जननी है हिंदी की अपभ्रंश, और संस्कृत क्या है, आदि जननी है, प्रारंभ, प्रारंभ ये तो सबकी है मम्मी। अब पाली भाषा के बारे में पढ़ेंगे। पाली भाषा का प्रथम व्याकरण कंचायन है, पुरानी प्राकृत भी कहते हैं या प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था भी कहते हैं। अब यहाँ से आपका कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था, कहाँ से, कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। क्या, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। स्वयंभू कौन है, अपभ्रंश के प्रथम कवि है, क्या है, अपभ्रंश के प्रथम कवि, जिन्हें क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। ठीक है भाई, अपभ्रंश में कितने स्वर है, 8 स्वर है, कितने लिंग है, 3 लिंग है, कितने काल है, 4 काल है, कितने व्यंजन है, 30 व्यंजन है। तो भाई इन्हें याद रखियो। अब आ जाते हैं हमारे अपभ्रंश। हमें पता है सौर सैन्य भ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती आता है। मागधी के अंतर्गत बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया आता है। अर्ध मागधी के अंतर्गत पूर्व हिंदी आता है। महाराष्ट्र के अंदर मराठी, ब्राह्मण के अंदर सिंधी आता है। ठीक है, अब सौर सैनिक के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी में हमारी क्या आती है, पश्चिमी हिंदी में हमारी 6 उपबोलियां आती है। खड़ी बोली जिसे हम कोरवी कहते हैं, ब्रज भाषा, बुंदेली जो बुंदेलखंड में, हरियाणवी जिसे हम बांगरू कहते हैं, दक्खनी, कन्नौजी जो कन्नौज में बोली जाती है। पहाड़ी में 2 आएगी, कुमाऊं, गढ़वाली। राजस्थान में आएगी 4, क्या, ट्रिपल M और J, मेवाती, मारवाड़ी, मालवाड़ी और जयपुरी। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी, जिसके अंतर्गत मगधी, मैथिली, भोजपुरी आता है। अर्ध मागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी उपभाषा है, जिन्हें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये आपके एग्जाम में आता है। क्या है, ठीक है, ये क्या है भाई, ये आपके पेपर में एज इट यही छपते हैं क्वेश्चन। तो भाई ये आपके यहाँ खत्म हुआ काम। ठीक है, यहाँ से आपका मामला खत्म हुआ। साहित्य थोड़ा थ्योरेटिकल है। ठीक है, साहित्य जो है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो ये थोड़ा सा करता है। अब हम आ जाते हैं हिंदी साहित्य के काल विभाजन में। अब यहाँ पे मेरी थोड़ी सी कहानी आपको सुननी होगी। ठीक है, आपको एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या, कि लेखन की परंपरा को किसने स्टार्ट किया। भाई जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, कैसे राज था, हिस्ट्री तो आप पढ़ते ही होंगे, PDAF, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांस आए। तो भाई ये जो फ्रांस वाले थे, कौन, फ्रांस वाले ने जब हमारे देश में राज कर रखा था, तो उन्होंने हमारे साहित्य को लिखने का प्रयास किया, क्योंकि लिखा तो बहुत पहले जा चुका था, पर वे अपने कर्म से चाह रहे थे। तो फ्रांस के ही एक वो थे लेखक गार्स दा तासी, जिन्होंने लेखन की परंपरा को स्टार्ट किया, और जिन्होंने द स्थावर एथलेटर एंदोई ए हिंदुस्तानी, ठीक है, ये लिखा। हाँ भाई एक बात है, कोमल पुलिस बनने लायक बिल्कुल है ना, कोमल पुलिस के बनने लायक है, क्योंकि कांस्टेबल में चाहिए ही ऐसे।
अब आता है लेखन की परंपरा। और बेटा एक बात ध्यान रखना, आप चाहे कोई भी नौकरी कर लो, आपकी पर्सनैलिटी आपकी देखी जाएगी। आप अपनी पर्सनैलिटी से सामने वाले की सोच को बदल सकते हो। अब आ जाते हैं, तो भैया कोमल चाहे कुछ भी करे, वो कोमल है, वो सॉफ्ट है, लेकिन हमें तो पढ़ना है ना। अब देखो, लेखन की परंपरा गार्स द तासी, इनकी एक रचना है द स्तावर इदल्यूतर एंदोई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, जॉर्ज अब्राहिम, वो अब्राहिम ने, क्या नाम है भैया उसका, नाम है वैष्णोई ने उसकी क्या करी था, हिंदी अनुवाद करा था। चलो भाई क्या हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, लेखन की परंपरा गार्स द तासी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद भाई फ्रांस वालों को अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, भगा दिया था। फिर अंग्रेज का एक अधिकारी आया, कौन, जॉर्ज गियर्सन। उसने कहा कि मैं भी भारत के साहित्य का काल विभाजन करूंगा। तो भैया सबसे पहला प्रयास किया था काल विभाजन का जॉर्ज गियर्सन ने। और क्या रचनाएं थी इनकी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। तो भाई ये रचनाएं हैं जॉर्ज गियर्सन की। उस रचना का हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ये क्वेश्चन जो है ये कहीं भी पूछे जा सकते हैं, कांस्टेबल हो या दरोगा हो, क्योंकि यहाँ से हमारा साहित्य स्टार्ट होता है। फिर हमारे रामचंद्र शुक्ल जी आए, कौन आए, फिर हमारे रामचंद्र शुक्ल जी आए और उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन कर दिया। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। सन आप सभी के याद होंगे ही, 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से लेकर अब तक। ठीक है, तो भाई ये क्या है, ये आपके सन है और रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, आदि काल क्या है भाई, आदि काल का नाम है वीरगाथा काल। अब आदि काल का हम क्या पढ़ेंगे, नामकरण पढ़ेंगे। आप सभी को मैं पढ़ा चुकी हूं कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, सरहपा। और ये क्या है भैया, सिद्धों की संख्या क्या है, कमेंट करके बताओ। सिद्धों की संख्या होती है 84 और सरहपा जी क्या है भैया, सिद्धों में प्रथम स्थान है इनका, सिद्धों में क्या है, प्रथम स्थान है। अगर मेरी एक बात समझ में नहीं आती भाई, मेरी आजकल के बच्चों की एक बात समझ में नहीं आती, जो चीज तुम्हारे पेपर में आनी है तुम उससे बोर कैसे हो जाते हो। अगर तुम मेरे एग्जाम में भाई ये चीज आनी है तो तुम बोर कैसे हो जाते हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता। मेरे लिए नौकरी जरूरी है, मेरे लिए एक एक नंबर जरूरी है, मेरे लिए एक एक क्वेश्चन जरूरी है, लेकिन आप बोर हो जाते हो कैसे भाई, कैसे बोर हो जाते हो आप कहते हो साहित्य बोरिंग सब्जेक्ट है, बोरिंग सब्जेक्ट है। भाई मैं यही आज कांस्टेबल की तैयारी करती ना, मेरे लिए ना हिंदी ना मैथ ना जीएस कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं था। आपकी मानसिकता बदल रखी है इस यूट्यूब ने, हद कर रखा है यूट्यूब ने और खासकर टीचरों ने, आग लगा देते हैं बस थंबनेल में और बच्चों का माइंड डिस्टर्ब कर रखा है, ट्रिक के पीछे भगा रखा है। और लो भाई वो काम कर लो उससे हो जाएगा, ये छोड़ दो। भाई अगर सिलेक्शन लेना है, वर्दी लेनी है और नाम कमाना चाहते हो तो मेहनत करो। अगर नाम नहीं कमाना चाहते, कीड़ों की तरह रहना चाहते हो तो बहुत है भाई जिनका कोई नाम नहीं है और आज भी नौकरी कर रहे हैं। ध्यान रखना, मेहनत करोगे तो हर चीज मिलेगी, हर चीज आपके कदमों में रखेगा भगवान। अब आ जाते हैं आदि काल का नामकरण। भाई आप सभी को याद होना चाहिए आदि काल नाम किसने दिया, तो हजारी ने दिया। वीर गाथा, वीर किस कौन थे, हमारे भगवान राम थे। वीर हमारे विश्व में किसकी कमी नहीं है, वीरों की कमी नहीं है। राहुल ने क्या किया, सिद्ध कर दिया, मतलब राहुल ने आदि काल को सिद्ध सामंत काल कहा। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा,
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा, राम कुमार वर्मा ने संधि काल कहा और जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल कहा। ये तो बेटा हमने नामकरण पढ़ा है। अब इसके बाद आता है आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। यहाँ पढ़ना नहीं होता, एग्जाम में क्वेश्चन गलती होते हैं, फिर पूछते हैं साहित्य कैसे याद करें। भाई जब तुम्हारे एग्जाम में साहित्य आना है तो उसमें दिन रात एक कर दो ना। हमें हमें काम थोड़ी करना होता है, हमें पढ़ने का काम दिया गया है। दलपति विजय, ये रचनाएं मैं आपको सारी करवा चुकी, सारी की सारी रचनाएं ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, सारी की सारी पीछे करवा दी। स्वयंभू की भी करवा दी, भट्ट केदार भट्टे पे प्रकाश है यो भी करवा दिया। ठीक है, अब आ जाता है पूर्व मध्य काल, जिसको हम क्या कहते हैं, भक्ति काल, और जिसका सन क्या है 1375 से 1700। ठीक है, अब देखो पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल को दो भागों में बांटा गया था। किसमें, दो काल में, भक्ति काल, और भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया था, ज्ञान सरई शाखा और इधर बेटा प्रेम सरई शाखा, और एक तरफ बांटा गया था कृष्ण भक्ति और तुलसी राम भक्ति। ठीक है, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति मिलकर क्या बनाती है, ये बनाती है सगुण काव्य धारा, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, निर्गुण काव्य धारा। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्ञान सरई शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तो बेटा ज्ञान सरई शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीर दास, और कबीर दास जी की रचना आपने पढ़ ली। रैदास वाणी, दादू दयाल अंगवधु, सुंदर दास सुंदर विलास। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब आता है कबीर की वाणी। कबीर की भाषा को वाणी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, और संदूकड़ी भाषा बेटा किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये कबीर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आ जाओ प्रेम सरई शाखा पर, जिनका कहना है कि हम भगवान को प्रेम से पाएंगे, तो उसका महत्वपूर्ण कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, और इसकी मैं रचनाएं आपको याद करवा चुकी हूँ। अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत। मुल्ला दाऊद की चंदायन, ये भी याद करवा चुकी हूँ। कुतुम्बुन की मृगावती, ये भी याद करवा चुकी हूँ। अब आ जाते हैं कृष्ण भक्ति, जो कहते हैं कि भगवान की मूर्ति पूजा कृष्ण को मानते, सॉरी जो राम को मानते थे। किसको मानते थे बेटा, राम को। तुलसीदास जी राम को मानते थे। रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। सूरदास की भी करवा चुकी हूँ। मीराबाई। ठीक है भाई, अब यहां से आपका स्टार्ट हो गया क्या, आपकी कृष्ण भक्ति, क्योंकि मीराबाई ने क्या किया था, मीराबाई ने कृष्ण देखेंगे भाई, जो हमारे तुलसीदास जी हैं इन्होंने राम की पूजा की, और जो हमारे सूरदास जी हैं इन्होंने, सूरदास, मीराबाई, रस खान, नरोत्तम दास, इन्होंने कृष्ण भक्ति की है। क्या की है, कृष्ण भक्ति। और आपके एग्जाम में नरोत्तम दास की रचना पूछी गई थी सुदामा चरित, और रस खान की रचना पूछी जा चुकी है प्रेम वाटिका। भाई पढ़ना पड़ेगा। अष्टछाप के कवि 8 हैं बेटा, कितने, 8। 2 स्वामी, 1 नंद, 5 दास। वे 5 दास ये है। ठीक है, 1 नंद, 2 स्वामी, 5 दास। अब आ जाते हैं रीति काल के प्रमुख कवि, और बेटा मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ। कभी आप सोच रहे हो कि मैम नहीं, वो पढ़ाना अलग पढ़ाना है, अब तो आपका रिवीजन हो रहा है। आपको इस पेज पर लिखी हुई चीजों को ये देखना है कि मेरे कितने याद है, मेरा कितना याद है, आपको तो ये देखना है। आप इस पर हाथ रख कर देखो मेरे कितनी चीजें याद है। अब आ जाता है रीति काल के प्रमुख कवि। बेटा कोलकाता वाली दुर्घटना तो आपने सुनी ही है ना। तो ऐसे दरिंदे बहुत है हमारे समाज में, और बहुत से तो कमेंट के माध्यम से भी बता देते हैं। तो भाई अब आ जाओ यहाँ, रीति काल के प्रमुख कवि।
अब रीति काल के प्रमुख कवि हैं हमारे बिहारी जी, जिनको मैंने बताया था क्वेश्चन पूछा जाता है रीति सिद्ध काव्य धारा। तो भाई बिहारी जी ने बिहारी सतसई लिखी, मति ने ललित ललाम लिखी, भूषण की मैं आपको करवा चुकी हूँ, केशव दास की मैं आपको करवा चुकी हूँ, और देव की भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। मतलब ये रचनाएं मैं आपको पिछले टॉपिक में सारी करवा चुकी हूँ। बस आपको पता होना चाहिए बिहारी, मतीराम, भूषण, केशवदास, देव ये कौन है, ये रीति काल के कवि हैं। ठीक है, अब आ जाता है आपका आधुनिक काल, जो कब से स्टार्ट हुआ, 1900 से लेकर आज तक। अब यहाँ आधुनिक काल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग किसके नाम पर पड़ा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। और बेटा इनकी आपको प्रेम माधुरी, प्रेम मालिनी, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, विद्या सुंदर, अंधा, ये आपको याद रखनी है। अब आ जाता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो वे हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना पूछी गई थी रसज्ञ रंजन। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोजी क्या है, द्विवेदी युग के कवि हैं, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ठेठ हिंदी का ठाठ। और मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें हम राष्ट्र कवि कहते हैं, आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं, इनकी रचना है रंग में भंग, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ भाई। यशोधरा, जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। छायावादी कवि, मोस्ट इंपोर्टेंट है, छायावाद के चार पैर। छायावाद के क्या लिखोगे, चार पैर लिखोगे, और वे चार पैर ये है वे चार पैर। जयशंकर प्रसाद, उर्वशी, कामयानी, प्रेम पथिक, और आपका कुसुम। उर्वशी तो बेटा इन्होंने नहीं लिख रखी है, तो गलत हो गया, इसको कट कर दो। निराला की है अनामिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुरमुता। महादेवी वर्मा की ये रही, सुमित्रा नंदन पंत की ये रही। मतलब ये रचनाएं मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको बस याद रखना है जयशंकर प्रसाद, निराला, वर्मा, पंत ये छायावादी कवि है। और छायावाद के प्रवर्तक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। अब आ जाते हैं छायावादोत्तर कवि, जिसमें मैं आपको हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं याद करवा चुकी हूँ, माखन लाल की भी, सुभद्रा कुमारी चौहान की भी, और रामधारी सिंह दिनकर की भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। प्रेमचंद की भी रचनाएं मैं आपको करवा चुकी हूँ, और आपका साहित्य कंप्लीट हुआ।